खोज का ये 4th लेसन चला हुआ है। युगों का दौर काफी लंबा लेसन है। इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि इस युगों के दौर में क्या-क्या हुआ था। कहीं रंगमंच का, कहीं विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, कहीं दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति के बारे में। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है इसमें। तो अब इसके अंदर आ गया अगला, भारत का विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार किस प्रकार से था, आज हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम आपकी आवाज। भारत का विदेशी व्यापार देखिए किस प्रकार से था। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। भारत का व्यापार 1000 वर्षों के दौरान कहाँ तक था? दूर दूर तक फैला हुआ था। भारत व्यापार करता था दूर दूर तक, और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारों का नियंत्रण था। जो विदेशी बाजार थे, भारत व्यापार तो करता था दूर दूर तक, जो बहुत सारे विदेशी बाजार भी थे उन पर भी जो भारतीय व्यापारी थे उनका नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका प्रभुत्व था ही। किसका? भारत का। पूर्वी जो समुद्र के देश थे उनमें तो उनका भारत का प्रभुत्व था ही। उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। भूमध्य सागर तक भी यह अपना व्यापार करता था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। कपड़े का उद्योग भी भारत में बहुत समय से ही चला आ रहा था, विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। भारत में क्या था? उद्योग थे कपड़े के, और जो भारत का कपड़ा था वो कहाँ तक जाता था? दूर दूर के देशों तक जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफी समय से बनता रहा है। रेशमी कपड़ा भी भारत में बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईसवी पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। रेशम का कपड़ा जो बनता था, या रेशमी कपड़ा जो बनता था, लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना अच्छा चीनी रेशम होता था। और इसका आयात दक्षिण ईसवी पूर्व 4वीं शताब्दी से ही यहाँ से किया जाता था। यहाँ से लोग चीनी रेशम को खरीद कर ले जाते थे। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया था, लेकिन बहुत अधिक नहीं कर पाया था। विकास तो किया भारतीय रेशम उद्योग ने, कपड़े ने, लेकिन ज्यादा विकास नहीं कर पाया था। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। क्या किया गया? कपड़े को रंगने की कला में भी प्रगति हुई, और पक्के रंग तैयार करने के लिए भी तरीके खोज निकाले गए। इनमें से एक नील का रंग था। एक कैसा रंग था? नील का। जो पक्के रंग खोजे ना इन्होंने, तो उसमें एक रंग नील का था। जैसे कपड़ों में नील डाला जाता है ना, नीले रंग का, एक वैसा रंग था। इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंडिगो। नील के रंग को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? इंडिगो। यह शब्द इंडिया से बना है। इंडिगो जो शब्द है वो किससे बना है? इंडिया से। और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। भारत का है, लेकिन इंडिया के नाम से इंडिगो बन गया। कैसे आया ये? अंग्रेजी में किस प्रकार? यूनान के माध्यम से आया है। अंग्रेजी में जो इसका नाम इंडिगो रखा गया है, ये यूनान के माध्यम से आया है। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। आरंभिक शताब्दियों में क्या हुआ था? भारत में रसायन शास्त्र का भी विकास और देशों की तुलना में अधिक हुआ था। भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे। जो भारत के लोग थे, भारतीय लोग थे, प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से ही फौलाद को ताव देना जानते थे, यानी शक्तिशाली थे, ताकतवर थे। जैसे लोहे को टक्कर देने वाले थे, ऐसे फौलादी थे, बलशाली थे, ताकतवर थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र की जाती थी। भारत के अंदर क्या थी? ताकत थी।
और उस भारतीय फौलाद को और लोहे को, इनको दूसरे देशों में भी बहुत अधिक कदर से देखा जाता था। किस किस को? भारतीय फौलाद और लोहे को दूसरे देशों में कैसे देखा जाता था? बहुत ही कद्र से देखा जाता था, यानी इनकी बहुत अधिक कद्र की जाती थी। विशेष रूप से युद्ध के कामों में कहां पर अधिक कद्र होती थी? युद्ध के कामों में। जैसे युद्ध आदि होता था तभी कुछ लोहे आदि के सामान की जरूरत होती थी, ताकत की जरूरत होती थी, वहां पर अधिक कद्र की जाती थी। भारतीयों को और बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। भारतीयों को और किस चीज की जानकारी थी? बहुत सी धातुओं की, और उसका इस्तेमाल भी किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। जो औषधियां बनाई जाती थी उनके लिए धातुओं का मिश्रण बनाया जाता था। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। भारत के लोग आसव और भस्म बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। औषध विज्ञान काफी विकसित था। भारत के अंदर औषध विज्ञान भी काफी विकसित था, यानी औषध होता दवाइयों के लिए। मध्य युग तक प्रयोगों में काफी विकास किया जा चुका था। मध्य युग तक प्रयोगों में क्या हो चुका था? काफी विकास हो चुका था। गर्चे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। किसका? शरीर रचना का और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी है। हार्वे से भी बहुत पहले ही रक्त संचार के बारे में बताया जा चुका है। खगोल शास्त्र जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था। खगोल शास्त्र जो है पाठ्यक्रम का एक नियमित विषय है और विज्ञानों में प्राचीनतम है। और फलित ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था। और किसको? ज्योतिष को भी इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था जो अब भी प्रचलित है। क्या किया गया था? एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था जो आज भी है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। खगोल के बारे में जानना भी बहुत ही अच्छी बात है। तो जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे तो उनको खगोल शास्त्र के बारे में काफी अधिक पता था और वह उनके लिए बहुत अधिक सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी। इस बात के बारे में बताना या कहना बहुत कठिन है कि उस समय जो यंत्र थे उन्होंने कितनी तरक्की की थी, कितनी प्रगति की थी, ये नहीं बताया जा सकता पूरी तरह से। लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। यंत्र जो होते हैं मशीनों आदि में लगते हैं, गाड़ियों में लगते हैं, जो भी होते हैं, उनकी कितनी प्रगति हुई थी ये नहीं बताया जा सकता अच्छी तरह से। लेकिन जो जहाज बनाने का काम था वो खूब, उनका उद्योग बहुत अधिक चलता था, उनका उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह तरह के मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। इसके अलावा क्या पता चलता है? विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली जो मशीनें होती हैं तरह तरह की, उनके बारे में भी पता चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र एवं धातु शास्त्र संबंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। अनेक चीजें मिलती हैं भारत में, तो ऐसा प्रतीत होता है इन बातों से कि उस समय भारत औजारों के निर्माण में और उनके प्रयोग में और रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र की जानकारी में किसी भी देश से पीछे नहीं था। औजारों के निर्माण में भी और उनके प्रयोग करने में भी और रसायन शास्त्र में भी और धातु शास्त्र में भी किसी उसकी जानकारी में भारत देश किसी भी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने वश में रख सका। भारत के अंदर काफी जानकारियां थी,
भारत को काफी नॉलेज थी, तो इसी कारण वह कई सदियों तक कई विदेशी मंडियों को भी अपने वश में कर चुका था, अपने वश में उसने रखा हुआ था। अगला है टॉपिक, इसी के अंदर प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र किस प्रकार से था, वो देखिए। यह माना जाता है कि आधुनिक अंकगणित आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। क्या माना जाता है कि अंकगणित और बीजगणित की नींव कहां से पड़ी है? भारत से। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी। गिनती के चौखटे को इस्तेमाल करने की जो फूहड़ पद्धति थी, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने क्या किया, बहुत समय तक प्रगति में बाधा प्रदान की थी। जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था। क्या हुआ था? जबकि क्या हुआ था, शून्यांक को मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने, शून्य को मिलाकर 10 भारतीय जो संख्याएं थी, उन्होंने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से परे कर दिया, मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। किस पर प्रकाश डाला? अधिक अंकों के व्यवहार पर। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे। ये अंक चिन्ह कैसे थे? बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। ये जो भारत के शून्यांक से बने हुए अंक थे, ये बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले जो चिन्ह थे, उनसे एकदम अलग थे। भारत में ज्योमिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। भारत के अंदर सॉरी भारत के अंदर ज्योमिति, अंकगणित और बीजगणित, इनका आरंभ बहुत प्राचीन काल में ही हो गया था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्योमितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। कैसे पता चल रहा है कि शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाई जाती थी, जो आकृतियां बनाई जाती थी, उनके लिए एक तरह के ज्योमितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्योमितिक आकृतियां अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। हिंदू संस्कारों के अंदर अभी भी ज्योमितिक आकृतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। भारत में ज्योमिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। भारत में ज्योमिति का विकास तो बहुत अवश्य हुआ था, पर इस क्षेत्र में जो यूनान और सिकंदरिया थे, वे भारत से आगे बढ़ गए थे। अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे बना रहा। ज्योमिति में तो यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए थे, इंटरनल क्वेश्चन में निकल रहा है ये। और अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे रहा। ज्योमिति में कौन रहा? यूनान और सिकंदरिया। जिसे भारत किस में आगे रहा? अंकगणित और बीजगणित में, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है, या इसको हम कुछ नहीं, शून्य, जीरो, जीरो को हम शून्य बोलते हैं, या इसको इसकी कोई वैल्यू नहीं मानती, कुछ नहीं भी कहा जाता है इसको। वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था। जो शून्य था आरंभ में, वह क्या था? एक बिंदी, डॉट, या एक नुक्ते की तरह था। नुक्ता जो नीचे लगता है, जैसे ज लगा दें, ज के अंदर लगता है, फ के अंदर लगता है, वैसे एक नुक्ते की तरह था। बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। नुक्ता तो डॉट होता है, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया, जो ये शून्य था। शुरू में तो एक बिंदी या नुक्ते की तरह था, धीरे धीरे इसने एक वृत्त का रूप धारण कर लिया है।
उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। बाद में क्या हुआ, इसको भी जो शून्य है, पहले तो इसको कुछ नहीं समझा जाता था जब डॉट था, लेकिन धीरे धीरे इसने रूप बड़ा कर लिया, इसका आकार वृत्त के रूप में हो गया, तो एक अंक की तरह इसको समझा जाने लगा। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गई। शून्यांक, शून्य अंक, शून्य प्लस अंक, शून्यांक संधि हो गई है यहाँ, और स्थान मूल्य वाली जो दशमलव विधि है उसको स्वीकार करने के बाद अंक करने की दरवाजे खुल गए। कपाट क्या होता है, दरवाजे। कपाट खुल गए, दरवाजे खुल गए। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ किसका है, ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म कब हुआ, 427 में। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ किसका है, ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर का है, जिसका 522 के अंदर इसका नाम लिया जाता है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का है 628 का। 628 में वह था, और ये भास्कर जो था 522 में, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र है जो कि 628 का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जो ब्रह्मपुत्र है ना 628 का समय, ये क्या थे, खगोल शास्त्री भी थे, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए थे, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए, और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की थी। जिसने क्या किया, शून्य पर लागू होने वाले नियम भी निश्चित किए, और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति भी की थी। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इसके बाद क्या है, क्या मिलता है, शून्य के बारे में तो पहले बता दिया कि शून्य पर प्रगति की थी। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा भी मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है। अंकगणित और बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की जो परंपरा मिलती है, इनमें अंतिम नाम किसका है, भास्कर द्वितीय का है, जिसका जन्म कब हुआ, 1114 ईस्वी में हुआ। भास्कर द्वितीय का जन्म कब हुआ, 1114 ईस्वी में। उसने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। किसने, भास्कर द्वितीय ने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर 3 ग्रंथों की रचना की थी। अंकगणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है। अंकगणित पर जो उन्होंने पुस्तक की रचना की थी उसका क्या नाम है, लीलावती, जो स्त्री के नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। जो क्या है, लीलावती नाम एक स्त्री का होता है, स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए यह एक बड़ा विचित्र सा लगता है, अनोखा सा नाम लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी। भास्कर ने इस गणित की इसकी ग्रंथ की रचना की थी, इस पुस्तक की, गणित की पुस्तक की, इसकी क्या नाम है, अंकगणित पर उनकी जो पुस्तक का नाम था लीलावती। ये अंकगणित की जो पुस्तक थी, इसका नाम किस लिए रखा गया है, ये माना जाता है कि भास्कर की पुत्री का नाम लीलावती था, इसलिए इस पुस्तक का नाम लीलावती रखा गया। गो कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, माना जाता है लेकिन प्रमाण नहीं मिलता है कि उनकी बेटी का नाम लीलावती था। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है। पुस्तक की शैली कैसी है, सरल है और स्पष्ट है, और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए भी यह उपयुक्त है। पुस्तक की शैली कैसी है, छोटे लोगों की समझ में भी आसानी से ये आ जाती है, उनके लिए भी यह उपयुक्त है। छोटी आयु के लोग भी इसको आसानी से
समझ सकते हैं। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अभी भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। इस पुस्तक का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? संस्कृत विद्यालयों में भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल-मंसूर के राज्यकाल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए। कब? 753 से 774 के बीच का वर्णन है ये। 8वीं शताब्दी थी, उसमें खलीफा अल-मंसूर के राज्यकाल में 8वीं शताब्दी में खलीफा अल-मंसूर का राज्यकाल था उस समय 753 से 774। इसमें कई भारतीय विद्वान कहाँ गए थे? बगदाद गए थे। कहाँ गए थे? बगदाद गए थे। और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थी। जो भारतीय विद्वान बगदाद गए थे वे जिन पुस्तकों को अपने साथ लेकर गए थे उनमें क्या था? खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें अधिक थी। इन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। इन्होंने क्या किया? अरबी जगत के अंदर गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को अधिक प्रभावित किया था और वहां भारतीय अंक प्रचलित हुए थे। गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया था ना, और वहां फिर क्या था? भारतीय अंक भी प्रचलित हुए थे। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था। बगदाद उस समय क्या था? विद्या अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए एक बड़ा केंद्र माना जाता था। और यूनानी और यहूदी विद्वान वहां एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्योमिति और विज्ञान ले गए थे। बगदाद विद्या अध्ययन का बड़ा केंद्र था और जो यूनानी थे और यहूदी थे वे विद्वान वहां इकट्ठे होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्योमिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जाता था। मध्य एशिया से स्पेन तक जो सारे इस्लामी थे उस पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाता था। और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। और क्या था? अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में, यह भी बड़ा क्षेत्र था, इसमें फैल गया था। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूर विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा था और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूर विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंच गया था और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी थी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ। यूरोप के अंदर इन नए अंकों का विरोध हुआ था और इनके आमतौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए थे। यूरोप के अंदर इन नए अंकों का विरोध किया गया था और इनके आमतौर का प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए थे। इनका सबसे पहला प्रयोग जिसकी जानकारी मिलती है कब था? 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ था। इनका सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था जिसकी जानकारी मिलती है? 1134 में। और कहाँ? सिसिली के एक सिक्के में इसका प्रयोग देखा गया है। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में हुआ। ब्रिटेन में इसका प्रयोग कब हुआ? 1490 ईस्वी में हुआ था। विकास और ह्रास, भारत में विकास किस प्रकार से हुआ और उसका ह्रास यानी पतन किस प्रकार से हुआ? ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए।
ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में, ईस्वी सन के जो पहले 1000 वर्ष थे उनमें भारत में आक्रमणकारी तत्वों और जो आंतरिक झगड़े थे उनके कारण बहुत अधिक उतार चढ़ाव हुए थे। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा। बहुत उतार चढ़ाव भी आए थे आक्रमणकारी तत्वों के कारण और आंतरिक झगड़ों के कारण, लेकिन फिर भी यह समय ऊर्जा से उफनता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा था। हिम्मत नहीं हारी थी, भारत फिर भी आगे बढ़ रहा था। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इससे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से भारत का संपर्क बढ़ता है और इस सबसे बढ़कर क्या है, पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने वाली शक्तिशाली प्रेरणा भी पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की कल स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार करके दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार भी होता है। इन 1000 वर्षों के बीच के समय में, यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। इन्हीं वर्षों के बीच में क्या है, चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक, चौथी से छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता हुआ नजर आता है। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। जब चौथी से छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है, उन्नति करता है, तो यह भारत का क्या कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग के संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्म अभिमान की दीप्ति और उमंग दिखलाई पड़ती है। जो ये स्वर्ण युग कहलाता है, इसके अंदर क्या है, संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्म सम्मान की ज्योति और उमंग भी दिखाई पड़ती है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। स्वर्ण युग जब समाप्त हुआ उससे पहले ही क्या दिखाई देने लगा, किस प्रकार से स्वर्ण युग खत्म हुआ था, किस प्रकार से ह्रास हुआ था, कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी इसके अंदर दिखाई देने लगे थे। उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं। उत्तर पश्चिम से गोरे हूणों के दल भारत की तरफ आते हैं और उनको बार बार खदेड़ दिया जाता था, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं। उत्तर पश्चिम से आते हुए को तो खदेड़ दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वे उत्तर की तरफ से अपना रास्ता बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राज्य सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। उत्तर भारत की तरफ से अपना रास्ता बना लेते हैं, उत्तर भारत पर वे धीरे धीरे अपना अधिकार कर लेते हैं और उत्तर में अपने को राज सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हूणों को बाहर करता है। जब वे अपना राज सत्ता प्रतिष्ठित कर लेते हैं वहां पर, तो क्या होता है, अंतिम मुगल सम्राट मध्य है, जो भारत का शासक है यशोवर्मन, उसके साथ मिलकर के बहुत प्रयत्न करके हूणों को वहां से बाहर निकाल देते हैं। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। यह काफी जो लंबा संघर्ष चला, इस लंबे संघर्ष ने क्या किया, भारत को राजनीतिक और सैनिक
दोनों दृष्टियों से कमजोर बना दिया। हूणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हूण जो उत्तर भारत में बस गए थे, वहां पर बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे क्या हुआ, एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ था। हूणों के पुराने वृतांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। हूणों के जो पुराने वृतांत हैं वो किसके अंदर भरे पड़े हैं, कठोरता और बर्बर व्यवहार से, क्योंकि हूणों का व्यवहार बहुत ही निर्दयी था, बड़े ही कठोर थे, वे बड़े ही निर्दयी थे। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न है। ऐसा व्यवहार उसमें दिखाई देता है जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से बिल्कुल अलग है। तो आज की मीटिंग में, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद एक